फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपका डॉक्टर आपके लिए किडनी स्टोन सीरीज़ का सेकंड और फाइनल पार्ट लेकर के आया हूं अपने यूट्यूब चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी पर। इस चैनल पर आपको महिलाओं से संबंधित और साथ ही साथ गुर्दे, पेशाब के रास्ते से संबंधित होने वाली बीमारियों की डिटेल में जानकारी मिलती है और उनसे बचाव के तरीकों और लेटेस्ट मेडिसिन और सर्जरी की यानी कि ऑपरेशन के क्या क्या ऑप्शंस उपलब्ध हैं उसकी भी पूरी जानकारी मिलती है। अगर आपने किडनी स्टोन सीरीज़ का पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं रीनल स्टोन पार्ट 2, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ गुर्दे की पथरी का इलाज और उसके रोकथाम के उपाय। सबसे पहला सवाल जो आता है वो ये है कि किसी भी बीमारी की रोकथाम कैसे की जा सकती है, क्योंकि एक कहावत हम सब ने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी कि रोकथाम करना इलाज करने से बेहतर ऑप्शन होता है। हालांकि पथरी रोग किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। इसके बावजूद राहत की बात यह है कि किसी भी अन्य बीमारी की तरह गुर्दे की पथरी का भी रोकथाम किया जा सकता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, जैसा कि अभी मैंने बताया, गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से पर्याप्त मात्रा में पानी न पीने के कारण होती है। अतः इसकी रोकथाम के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, लगभग 8 से 10 गिलास प्रतिदिन। यदि किसी व्यक्ति के लिए पानी पीना संभव नहीं है तो वह इसकी जगह पर फ्रूट जूस भी पी सकता है, क्योंकि यह जूस उसके शरीर में तरलता को बनाए रखते हैं। कम नमक वाला भोजन करना चाहिए, क्योंकि गुर्दे की पथरी अधिक मात्रा में नमक वाला भोजन करने से भी होती है। अतः व्यक्ति को कम मात्रा में नमक वाला भोजन करना चाहिए ताकि उसमें यह समस्या होने की संभावना ना रहे। कैल्शियम से भरपूर आहार लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति किडनी स्टोन की रोकथाम करना चाहता है तो उसे ऐसा भोजन करना चाहिए जो कैल्शियम से भरपूर हो। ऐसा करना उसके लिए लाभदायक साबित होता है, क्योंकि उसके शरीर में मौजूद कैल्शियम उसकी इस समस्या से लड़ने में सहायता करेगा। यदि किसी व्यक्ति को गुर्दे की पथरी की रोकथाम करना है तो उसे विटामिन सी वाले सप्लीमेंट सेवन नहीं करना चाहिए। किडनी स्टोन से पीड़ित व्यक्ति के लिए ये सप्लीमेंट नुकसानदायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि यह पथरी रोग की संभावना को बढ़ा देते हैं। किडनी स्टोन के इलाज या ट्रीटमेंट को मेनली 6 तरीकों में बांटा जा सकता है, जिसका निर्णय पेशेंट की अफोर्डेबिलिटी, स्टोन का साइज़, लोकेशन क्या है स्टोन की किडनी में और क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं पेशेंट के आसपास, उस बेसिस पर किया जाता है। सबसे पहला है मेडिकल मैनेजमेंट, या फिर ऐसे स्टोन्स जो कि दवा से ठीक हो सकते हैं। दूसरा ESWL, जिसका पूरा नाम एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी है। इस विधि में ना कोई चीरा लगता है, ना कोई खून निकलता है और ना ही कोई टाँका लगता है। तीसरी विधि है एंडोस्कोपिक सर्जरी, जिसमें पेशाब के रास्ते से बहुत ही बारीक दूरबीन डालकर स्टोन को लेज़र की मदद से तोड़कर उसे चूरा निकाला जाता है। इस विधि में कोई भी टाँका या चीरा नहीं लगता है। अगला है लेप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी। लेप्रोस्कोपिक यानी कि दूरबीन विधि और रोबोटिक सर्जरी यानी रोबोट की मदद से की जाने वाली सर्जरी, दोनों का प्रिंसिपल सेम है और रोबोटिक सर्जरी कुछ ज़्यादा एडवांस होती है। अंतिम में ओपन सर्जरी या चीरे द्वारा की जाने वाली सर्जरी। आजकल के ज़माने में यह बहुत ही कम की जाती है। अब बात करते हैं यूरेट्रिक स्टोन के मैनेजमेंट की। यूरेटर क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी मेरे पिछले वीडियो में मैंने दे रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ब्रीफ में समझाना हो तो यूरेटर वो रास्ता होता है जो किसी किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से या पेशाब की थैली से जोड़ता है। इसके 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का 1/3 भाग जो कि किडनी से जुड़ा होता है उसे प्रॉक्सिमल यूरेटर कहते हैं। सबसे नीचे का 1/3 भाग जो कि पेशाब की थैली या यूरिनरी ब्लैडर से जुड़ा होता है उसे डिस्टल पार्ट कहते हैं। और बीच का 1/3 पोर्शन जो कि मिड यूरेटर कहलाता है। अगर यूरेटर में स्टोन का साइज़ 5 mm से कम है तो उसके बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसी तरीके से यूरेटर में स्टोन जितना डिस्टल होगा उसके निकलने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, और जितना प्रॉक्सिमल यूरेटर में होगा उतने ही कम चांसेस होंगे स्टोन के दवा से बाहर निकलने के चांसेस। मेट या मेडिकल एक्सपल्शन थेरेपी इसी यूरेट्रिक स्टोन को निकालने के लिए यूज़ की जाती है। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें रूट ऑफ एक्सपल्शन ऑफ यूरेट्रिक स्टोन दिखाया है आफ्टर मेट थेरेपी। रूट का मतलब होता है कि वह रास्ता जिसके द्वारा दवा देने से वह स्टोन पेशाब के रास्ते से बाहर निकलेगा। मेट में टेम्सुलोसिन नाम का एक सॉल्ट होता है जिसकी टैबलेट देते हैं, ड्रोटावेरिन देते हैं, डेफ्लेज़ाकॉर्ड देते हैं, पोटेशियम सिट्रेट और सिट्रिक एसिड की सिरप देते हैं जो कि पथरी को गलाने में सहायक होती है। ये मेट जब हम देते हैं तो 3 से 4 हफ्ते का वेटिंग पीरियड लेते हैं।
अगर इस मेट को देने के बाद भी यह स्टोन पास नहीं होता है तो हम अदर सर्जरी के जो ऑप्शन होते हैं उनको ट्राई करते हैं। ESWL या एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, इसमें जो किडनी स्टोन 2.5 सेंटीमीटर से कम होते हैं उनको, या फिर जो प्रॉक्सिमल यूरेटर में छोटे स्टोन्स होते हैं और कुछ केसेस में डिस्टल यूरेटर में जो स्टोन होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। ESWL का इस्तेमाल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें एक मशीन होती है जो कि एक काउच की तरह होती है, जिस पे पेशेंट को लिटा कर बिना किसी चीरे के, ब्लीडिंग या टाँकों के शॉक वेव के द्वारा गुर्दे की पथरी को तोड़कर चूरा बना दिया जाता है, जो कि समय के साथ साथ नॉर्मल पेशाब के रास्ते के द्वारा चूरे के रूप में निकल जाता है और मरीज को गुर्दे की पथरी की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। इस टेक्निक की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें मरीज को सिर्फ 1-2 घंटों के लिए मशीन पर लेटना होता है। एक बार मशीन सेट होने के बाद जब पथरी टूट जाती है तब मरीज घर जा सकता है और मरीज को किसी भी प्रकार का दर्द भी नहीं होता है या फिर किसी भी प्रकार की बेहोशी या एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। एंडोस्कोपिक सर्जरी या महीन दूरबीन से की जाने वाली सर्जरी मुख्यतः यूरेटर के स्टोन्स में की जाती है और कुछ केसेस में किडनी के निचले हिस्से के स्टोन्स में भी की जाती है। इसमें ब्लीडिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं और स्टोन को हम यहाँ पर लेज़र से तोड़ते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी के बाद अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तो उसे उसी दिन या फिर अगले दिन मरीज की छुट्टी कर दी जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसमें एक बहुत ही पतली और बारीक दूरबीन होती है जो नेचुरल पेशाब के रास्ते से डाल करके हम स्टोन तक पहुंचते हैं। फिर उस स्टोन को हम लेज़र से तोड़ देते हैं। लेज़र के रूप में हम स्विस लिथोक्लास्ट, लेज़र प्रॉपर, होल्मियम लेज़र या अल्ट्रासोनिक लिथोट्रिप्टर यूज़ करते हैं। जब स्टोन का चूरा बन जाता है तो उसे स्टोन बास्केट से या फिर उस चूरे को डीजे स्टंट की सहायता से ही निकलने देते हैं। अगला सर्जिकल ऑप्शन है PCNL, जिसका पूरा नाम परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी भी होता है। यह भी एक एंडोस्कोपिक सर्जरी का अलग वर्जन होता है जिसमें बारीक दूरबीन को पेशाब के नेचुरल रास्ते से ना डालकर कमर के निचले हिस्से की चमड़ी में छेद कर करके उसमें दूरबीन डालकर स्टोन को लेज़र की मदद से तोड़ते हैं और फोर्सेप्स की मदद से निकाल लिया जाता है। यह सर्जरी बड़े किडनी स्टोन से की जाती है जिनका साइज़ 2 सेंटीमीटर से बड़ा हो और स्टैगहॉर्न कैलकुलस यानी कि वो पथरी जिनका साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो धीरे धीरे किडनी का ही आकार लेने लगती हैं। इस सर्जरी का मुख्य कॉम्प्लिकेशन ब्लीडिंग होता है। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो मरीज को ऑपरेशन के दूसरे या तीसरे दिन डिस्चार्ज कर दिया जाता है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या स्टैंडर्ड दूरबीन विधि से की जाने वाली सर्जरी, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस सर्जरी में 3 से 4 छेद जिनका साइज़ 5 mm से लेकर के 10 mm तक होता है, इन छेदों के द्वारा पोर्ट्स को असेंबल किया जाता है और इन्हीं पोर्ट्स में से डिफरेंट औजार या इंस्ट्रूमेंट डाल करके ऑपरेशन किया जाता है। अगर किडनी स्टोन के लिए दूरबीन का ऑपरेशन करते हैं तो उसको लैप्रोस्कोपिक नेफ्रोलिथोटमी या पाइलोलिथोटमी कहते हैं। वहीं अगर यूरेटर के स्टोन के लिए दूरबीन का इस्तेमाल होता है तो उसे लैप्रोस्कोपिक यूरेट्रोलिथोटमी कहते हैं। इस ऑपरेशन के बाद 4 से 5 छोटे दाग रह जाते हैं जहां से दूरबीन को डालने के लिए कट लगाते हैं, पर समय के साथ ये दाग भी बहुत कम रह जाते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि इसके स्कार मार्क उतने पता नहीं चलते हैं, समय के साथ फेड हो जाते हैं। रोबोटिक सर्जरी भी लैप्रोस्कोपिक या दूरबीन की सर्जरी के सिद्धांतों पर ही आधारित है, जिसमें ऑपरेशन के लिए रोबोट का प्रयोग किया जाता है। रोबोट एक मानव संचालित मशीन होती है, उसमें रोबोटिक आर्म्स या भुजाएं होती हैं जिनको दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के होने के समान ही पोर्ट्स में असेंबल कर देते हैं, जिसका 3D वीडियो स्क्रीन पर चलता रहता है और सर्जन बिना मरीज को हाथ लगाए एक कंसोल नामक कुर्सी पर बैठकर बिना मरीज को हाथ लगाए कंप्यूटराइज तरीके से जॉयस्टिक की मदद से रोबोट के आर्म्स या भुजाओं को संचालित करता है एवं ऑपरेशन करता है। इस विधि से किए जाने वाले ऑपरेशन का खर्चा अन्य विधि से काफ़ी ज़्यादा आता है और ऑपरेशन के बाद ठीक दूरबीन से किए जाने वाले ऑपरेशन की तरह ही मरीज की 2 से 3 दिन में छुट्टी कर दी जाती है। ओपन सर्जरी या खुले चीरे द्वारा सर्जरी, यह सर्जरी आज के एडवांस यूरोलॉजी टाइम में बहुत ही कम की जाती है, क्योंकि आज के टाइम में छोटे से छोटे चीरे या फिर बिना चीरे द्वारा भी बड़े बड़े स्टोन की सर्जरी की जा सकती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद जो स्कार मार्क या फिर निशान आता है वह बहुत ही बड़ा होता है, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है और कॉस्मेटिकली अनएक्सेप्टेबल भी होता है।
इस ऑपरेशन के बाद नॉर्मल हॉस्पिटल स्टे 4 से 5 दिन का होता है। उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रीनल स्टोन सर्जरी के कुछ कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। उसमें मेनली ब्लीडिंग होती है जो कि ऑपरेशन के दौरान या कुछ समय बाद भी हो सकती है। इन्फेक्शन भी हो सकता है जिसके चांसेस किसी भी अन्य सर्जरी जैसे कि पित्त की थैली की पथरी की सर्जरी, हर्निया की सर्जरी, इन सभी के ऑपरेशन में होने वाले इन्फेक्शन के चांसेस के बराबर ही होते हैं। इस सर्जरी में कोई अलग से इंक्रीज इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। रिकरेंट रीनल स्टोन का भी एक कॉम्प्लिकेशन होता है। इसका मतलब यह होता है कि एक बार गुर्दे की पथरी का ऑपरेशन होने के बाद दोबारा स्टोन का बन जाना, जो कि लेटेस्ट रिसर्च वर्क है उसके मुताबिक लगभग 50% लोग ऐसे होते हैं जिनमें ऑपरेशन करने के 10 वर्षों के अंदर ही दोबारा स्टोन बनने के चांसेस रहते हैं। एक और कॉम्प्लिकेशन है इंसिनल हर्निया, जिसका मतलब होता है चीरा लगाने की जगह पर हर्निया का बनना, पर ये एक रेयर कॉम्प्लिकेशन है। स्क्रीन पर ये कर्वेचर वाली नली जो दिख रही है आपको, वो डीजे स्टंट कहलाती है और अक्सर गुर्दे की पथरी के ऑपरेशन के दौरान इसे यूरेटर में डाल दिया जाता है, जिससे कि ऑपरेशन में बनी पथरी का चूरा आराम से पेशाब की थैली तक पहुंच सके और यूरिन से बाहर निकल सके। ये डीजे स्टंट ऑपरेशन के 4 से 6 हफ्ते के बाद ओपीडी प्रोसीजर के रूप में निकाल दिया जाता है। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो को इतना ज़्यादा पसंद करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके किडनी स्टोन से संबंधित सारे सवालों का जवाब मेरे दोनों वीडियोस में मिल गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ मेरे चैनल थिंक यूरोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। थैंक यू।